हाय गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बताइए क्या लिखा है यहाँ पे। दिख रहा ना, ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज। देखो, ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज पढ़ने से पहले इसके बारे में पता होना चाहिए कि ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज होता क्या है। ठीक है, कुछ भी टॉपिक हमें पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, देखो ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज का मतलब ये हो गया कि जब पेशेंट आइदर कैंसर का है, ठीक है, या फिर कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहा है, उस समय उसके अंदर कुछ जब ट्रीटमेंट ले रहा है, ठीक है, तो कुछ इमरजेंसीज हो जाती हैं, जिसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, पोटेशियम बढ़ जाता है, तो वो कंडीशन आ जाता है हमारे ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज के अंदर। ठीक है, ये हो गया। अब ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? टॉपिक पढ़ रहे हैं तो टॉपिक पढ़ने हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। जैसे जैसे मैं एनाटॉमी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एनाटॉमी क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे ये पता तो होना चाहिए ना कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। देखो, तो ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज इसलिए पढ़ रहे हैं। अगर मैं दो पर्सपेक्टिव है इसका। पहला पर्सपेक्टिव क्या है कि कोई भी एग्जाम होता है, आइधर कोई भी एग्जाम हो गया, नॉट सेट हो गया, आरआरबी का हो गया, ठीक है, या फिर एम्स का हो गया, किसी का भी एग्जाम हो गया, अगर कैंसर से क्वेश्चन आता है तो दो टॉपिक कैंसर का हाई प्रायोरिटी पे रखा जाता है। एक तो तुम्हारा ब्रेस्ट कैंसर होता है सबसे पहला, दूसरा जो होता है वो होता है ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आने कन्फर्म है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है कि हमें ये एज अ नर्स हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या इमरजेंसीज पड़ती हैं जब पेशेंट कैंसर का ट्रीटमेंट लेता है। ठीक है, ये हो गया। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर 9 और लास्ट लेक्चर है ये हमारे ऑन्कोलॉजिकल सीरीज का। ठीक है, ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज। अब देखो, ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज में ना कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जो कि मोस्ट कॉमन है। सबसे पहला जो सिंड्रोम इसमें होता है ना, जो केसेस देखा जाता है, वो होता है हमारा ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। क्या होता है? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। फिर से पढ़ेंगे, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम क्या है? देखो, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, देखो सिंपल से मैं बताता हूँ आपको। नॉर्मल सेल है ये, फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल सेल है, ठीक है। नॉर्मल सेल के अंदर क्या है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस है ये, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब एक कैंसर सेल होता है ना, कैंसर, फॉर एग्जांपल ये कैंसर सेल है, ये क्या है, एक कैंसर सेल है। कैंसर सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस की साइज जो होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, हम सबको पता है। ये हो गया एबनॉर्मल। इतना बड़ा न्यूक्लियस का साइज हो गया, न्यूक्लियस का साइज हो गया, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है बताओ तो जल्दी बताओ। डीएनए होता है, डीएनए होता है ना, डीएनए होता है। अब ये बताइए मुझे आप कि यूरिक एसिड का केस तो आपने पढ़ा होगा ना, यूरिक एसिड क्या होता है, गाउट वगैरह पढ़ा होगा, थर्ड सेम में पढ़ा होगा गाउट। तो गाउट जब आपने पढ़ा होगा तो गाउट में आपको पता तो होगा गाउट होता क्यों है। जब डीएनए का ब्रेकडाउन होता है, तो क्या इंक्रीज होता है भाई, डीएनए का ब्रेकडाउन होता है तो क्या इंक्रीज होता है, यूरिक एसिड इंक्रीज होता है। जो कि यूरिक एसिड अगर इंक्रीज होता है तो क्या वो जॉइंट में जाके एक्युमुलेट होता है, और जॉइंट में एक्युमुलेट होने की वजह से क्या होता है, गाउट होता है। ये तो पता है आपको, ठीक है। अब देखो, डीएनए का जब ब्रेकडाउन होता है ना, तो यहाँ पे कैल्शियम जो होता है वो बढ़ता है। क्या होता है, कैल्शियम जो होता है वो बढ़ता है, K+ बढ़ता है। ठीक है, ये हो गया, ये होता है ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में, यही देखा जाता है। तो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम अब होता है क्या, इसके बारे में स्टेप्स के बारे में जानने। देखो, डीएनए का फ्रैक्चर होता है, डीएनए ब्रेकडाउन होता है, मतलब ये जो सिंबल है इसको ब्रेकडाउन कम कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो डीएनए का जब ब्रेकडाउन होगा तो यूरिक एसिड बढ़ेगा, ठीक है। अगर पेशेंट के अंदर यूरिक एसिड में बढ़ रहा है तो उस पेशेंट को गाउट होने की चांसेस जो होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, ये तो पता है। फिर उसके अंदर हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, पोटेशियम जो होता है ना, पोटेशियम की जो लेवल होती है वो बढ़ जाता है उसके अंदर। फिर उसके बाद PO4 का मतलब हो गया फॉस्फेट, भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। और फिर हाइपर कैल्सीमिया मिलता है, हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। क्वेश्चन लिख के आता है कि अगर पेशेंट है जिसको हाइपर कैल्सीमिया है और पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको आप कौन सी इंडिकेशन या कौन सी सिंड्रोम में लिखोगे, तो उनको हम लिखते हैं ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के अंदर, ठीक है। अब देखो, अगर पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा, अब मुझे ये बताओ कि अगर पेशेंट के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा तो क्या उसका हार्ट का जो पैटर्न है वो क्या नॉर्मल रहेगा, बताओ। हार्ट का जो पैटर्न है वो क्या नॉर्मल रहेगा? सिंपल सा बात है भाई, नहीं रहेगा, भाई नहीं रहेगा वो। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन हार्ट पैटर्न, हार्ट रिदम पैटर्न। क्या समझे कि अगर पेशेंट के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा तो उसका जो रिदम है हार्ट का वो भी चेंज हो जाएगा, ये पता, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ लिया कि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम होता है। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के अंदर फिनोमिन, देखो पढ़ने के बाद हमें विथिन 2 मिनट के अंदर रिवीजन भी करना है। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के अंदर क्या हो रहा है, डीएनए का ब्रेकडाउन हो रहा है, डीएनए ब्रेकडाउन होगा तो यूरिक एसिड बढ़ेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा तो क्या होगा, जल्दी बताओ, गाउट होगा, ठीक है।
पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा, PO4 फॉस्फेट का भी लेवल बढ़ेगा और कैल्शियम का लेवल कम होगा। ठीक है, कैल्शियम के लेवल का कम होने को क्या कहते हैं, हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन के बारे में। ठीक है, एज अ नर्स हम क्या क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं एज अ पेशेंट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हमें मॉनिटर क्या करना है, मॉनिटर क्या करना होता है, यूरिन आउटपुट पर आवर। ठीक है, हमें पेशेंट के अंदर यूरिन आउटपुट पर आवर मेजर करना रहता है। क्यों मेजर करना रहता है बताओ। देखो हर एक चीज के पीछे ना एक रीजन होता है। ठीक है, रीजन कोई बताता नहीं है, रीजन कोई बताता नहीं है, क्योंकि सबको अपना कोर्स खत्म करना रहता है। लेकिन आप यहाँ पे आए हो किस पे, किसके भरोसे आए हो, ईएनसी आए हो, ईएनसी के प्लेटफॉर्म पे आए हो ना, रीजन आपको पता लगेगा। देखो हमें इसलिए यूरिन का आउटपुट मेजर करना रहता है क्योंकि पेशेंट के अंदर क्या बढ़ा रहता है, पेशेंट के अंदर क्या बढ़ा हुआ है बताओ बताओ, कैल्शियम सॉरी पोटेशियम बढ़ा हुआ है। पोटेशियम क्या करता है बताओ, पोटेशियम क्या करता है, किडनी के सेल्स को डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, हार्ट के पैटर्न को भी चेंज करता है। इस वजह से हमें यूरिन आउटपुट मेजर करना है। फिर उसके बाद KFT का किडनी फंक्शन टेस्ट भी करवाना है, इलेक्ट्रोलाइट को मेजर करना है और IV फ्लूइड जो हमने पेशेंट को दे रखा है उसके अमाउंट को भी मेजर करना है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हमें क्या मेजर करना, मॉनिटर यूरिक एसिड लेवल। यूरिक एसिड लेवल क्यों मेजर करना, क्योंकि पेशेंट के अंदर DNA का ब्रेकडाउन होगा, DNA का ब्रेकडाउन होगा। DNA जब ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाएगा। इस वजह से हमें यूरिक एसिड का भी लेवल मेंटेन कर चेक करना है। ठीक है, फिर शेड्यूल ऑन हीमोडायलिसिस ऑन फिजिशियन ऑर्डर। देखो पेशेंट हीमोडायलिसिस पे क्यों जा रहा, देखो मैंने अभी बताया ना उसके पहले बताया ना कि पोटेशियम का लेवल बढ़ा रहेगा, फॉस्फेट का लेवल बढ़ा रहेगा, जिसकी वजह से नेफ्रॉन डैमेज होंगे, और नेफ्रॉन डैमेज होगा तो क्या पेशेंट के अंदर, पेशेंट की किडनी खराब होगी, जिसकी वजह से उसे हीमोडायलिसिस करवाना ही पड़ेगा। अब ये बताओ यहाँ पे जैसे मैंने बोला यूरिन आउटपुट पर आवर मेजर करना। ठीक है, तो नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होता है, तो कोई बोलेगा कि सर भाई 1100 से 1200 ml होता है। ठीक है, देखो देखो एक इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, तुम्हें हर जगह मिल जाएगा वो फॉर्मूला ना, छोटा सा ही है और हर जगह मिलता है वो फॉर्मूला। देखो लिखा कैसे लिखते हैं, 1 ml है ना, देखो क्या लिखा कि 1 ml है ना, 1 ml kg पर आवर। ये जो मैंने लिखा ना 1 ml kg पर आवर, ये है नॉर्मल यूरिन आउटपुट। अब कैसे होगा सर, आपने तो लिख दिया, इसको मुझे एक्सप्लेन करो। 1 ml है kg, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो कि 60 किलो का है। ठीक है, 60 kg का है पर आवर, मतलब 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे पर आवर हो गया। ठीक है, तो 1 ml। अब एक पर्सन जो 60 किलो का है तो वो पर आवर कितना यूरिन आउटपुट निकालेगा, कितना यूरिन आउटपुट होगा उसका, 60 ml। ठीक है, 60 ml। अब वो 24 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ये हो चुका। तो ये है हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन में मेनली हमें मेजर क्या करना होता है ना, तो यूरिन आउटपुट को मेजर करना, प्रायोरिटी में हमें ये रखना। ठीक है, मैं जिस पे स्टार बना रहा हूँ वो ये हो गया हमारी प्रायोरिटी, ये हो गई। फिर उसके बाद हमारा प्रायोरिटी ये भी होता है, मॉनिटर यूरिक एसिड। बाकी तो हम आगे पीछे हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये दो चीज़ें जो है वो प्रायोरिटी पे रखना है, कि यूरिक एसिड हो गया और एक तो यूरिक एसिड हो गया, दूसरा होता है यूरिन आउटपुट। ये दो चीज़ों को हमें प्रायोरिटी पे रखना होता है। गाइस अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, सेट के बारे में। ठीक है, सेट एक कॉमन टर्म होता है जो कि हम जैसे हमने थर्ड में भी पढ़ा था। ठीक है, तुम्हारा सॉरी MSN फर्स्ट में भी पढ़ा था। ठीक है, तो सेट क्या होता है, देखो सेट में क्या होता है ना, सेट एक कॉमन कंडीशन होता है, आपने पढ़ा भी होगा। सेट में क्या होता है कि ADH जो होता है ना, ADH का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ADH इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ADH इंक्रीज में क्या मिलता है हमें, जब भाई ADH बढ़ता है तो क्या होता है, यूरिन आउटपुट, भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, नीचे होता है ना, ADH बढ़ा यूरिन आउटपुट गिरा, ADH बढ़ा यूरिन आउटपुट गिरा। ठीक है, तो सेड में क्या होता है कि ADH का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट कम होता है। अब कुछ कैंसर्स में भी देखा गया है कि ADH का जो लेवल होता है ना वो बढ़ जाता है। कौन कौन से इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, देखो सबसे पहले होता है ओट सेल्स। ओट सेल्स कैंसर ऑफ द लंग्स, लंग्स के अंदर क्या होता है, ओट सेल्स होते हैं। ओट सेल्स में क्या होता है, कैंसर की वजह से क्या होता है कि सेड होता है, जैसे IDH सेड होता है। ठीक है, अब ये होता क्यों है, ओट सेल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, देखो ओट सेल में होता है ना एक्टोपिक ADH होता है। क्या होता है, ओट सेल्स के अंदर क्या होता है, एक्टोपिक ADH होता है। अब एक्टोपिक ADH क्या करता है, एक्टोपिक ADH क्या करता है, ये करता है प्रोडक्शन करता है किसका, प्रोडक्शन किसका करता है, ADH का। अब जब ADH का ये प्रोडक्शन करने लगेगा, जैसे मान लो किसी को लंग कैंसर है। ठीक है, लंग कैंसर है, अब लंग कैंसर में क्या हो रहा है कि ओट सेल्स क्या कर रहे हैं, एक्टोपिक ADH का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब एक्टोपिक ADH प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, ADH का लेवल बढ़ेगा। अब जब ADH का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, शेड होगा। सिंपल सा फंडा पकड़ा आपने, हाँ चलिए हो गया। अब देखिए इसके दूसरा कॉजेस क्या हो सकता है ना, ये हो गया पहला कॉज। दूसरा कॉज होता है मेरे भाई, वो होता है CNS में इन्फेक्शन। अब CNS का इन्फेक्शन बताओ मुझे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 इन्फेक्शन बता दो बस CNS का। वीडियो को पॉज कर लिया
कर लिया? हो गया हो गया हो गया? सोचा सोचा, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, सोच लिया? हो गया हो गया हो गया? पकड़ लिया? हो गया? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सीएनएस का इन्फेक्शन जो होता है ना, जैसे हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, एंसेफ्लाइटिस हो गया, यही सब होते हैं सीएनएस का इन्फेक्शन। मेनिंजाइटिस, एंसेफ्लाइटिस, एंसेफ्लाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया। तो ये सब क्या करते हैं, ये भी हमारे एडीएचडी को इंक्रीज कर देते हैं। ये हो गया। अब हमारे इंटरवेंशन क्या क्या होगा, एज ए नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले क्या करते हैं कि इंटरवेंशन क्या मिलेगा पेशेंट के अंदर, रेस्ट्रिक्ट वाटर इनटेक, रेस्ट्रिक्ट वाटर इनटेक। फिर उसके बाद ऑब्जर्व फॉर एनी पर्सनैलिटी चेंज, पेशेंट के अंदर कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि पर्सनैलिटी चेंज भी मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद मॉनिटर सोडियम लेवल, मॉनिटर सोडियम लेवल। देखो, मॉनिटर सोडियम लेवल हमें मॉनिटर करना, अगर पेशेंट के अंदर सोडियम को जो लेवल है एकदम से डिक्रीज होता है, ठीक है, हाइपर सोडियम जो होता है वो एकदम डिक्रीज हो गया, लेवल इसका नॉर्मल से डाउन होता है, तब हमें एकदम से फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइमिंग एंड गिविंग ड्रग ऑफ चॉइस। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या चलता है भाई, SAIDH में ना, सेट में क्या चलता है, सेट में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है बताओ, सेट में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, तो वेप्टेंस होते हैं, वेप्टेंस देते हैं, जो वेप्टेंस को क्या कहते हैं, V2 ब्लॉकर्स, क्या कहते हैं, V2 ब्लॉकर्स। ये हो गया। तो हमने पढ़ लिया क्या, सेट के बारे में पढ़ लिया, सेट के इंटरवेंशन के बारे में पढ़ लिया, इसके ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में पढ़ लिया। ड्रग ऑफ चॉइस जो था वो तुम्हारा था वेप्टेंस जो कि V2 ब्लॉकर है, ठीक है गाइस। हाँ तो गाइस, अब हम क्या शुरू करने वाले हैं, ठीक है, डिसएमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलोपैथी, ठीक है। देखो, थोड़ा लाइट का रिफ्लेक्शन होगा जिसकी वजह से क्लियर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं लिख देता हूँ इसको शॉर्ट फॉर्म में, हम लिखते हैं DIC। क्या लिखते हैं, DIC, ठीक है। फिर से हम पढ़ेंगे डिसएमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन, ठीक है, डिसएमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन, ठीक है, ये होता है। अब ये डिसएमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन क्या होता है बताओ, DIC क्या होता है, सिंपल सा टर्म बताएं, DIC क्या होता है बताओ। नहीं पता, नहीं पता ना, नया टर्म है, नया टर्म है, नहीं पता। देखो, वीडियो को पॉज कर लिया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, नहीं पता, नहीं पता चला, अब मैं बता दूं, देखो क्या होता है। डिसएमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन जो होता है ना, ये होता है हमारी जो ब्लीडिंग टाइम होती है उसको ये डिक्रीज कर देता है, हमारी जो ब्लीडिंग टाइम होती है उसको डिक्रीज कर देता है। हमारे जैसे हमारा ये एबनॉर्मल ब्लीडिंग होता है, इसमें से जैसे हो गया हमारे नोज से ब्लीडिंग हो रहा है ना, नोज से ब्लीडिंग होता है, फिर नेल के जो पैलेट्स होते हैं यहाँ से भी ब्लीडिंग होता है, आई से भी ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये कंडीशन होता है जिसमें जो ब्लीडिंग टाइम होता है ना, ब्लीडिंग क्लॉटिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम जो होता है ना, क्लॉटिंग टाइम जो होता है CT, क्लॉटिंग टाइम को ये डिक्रीज कर देता है, क्लॉटिंग टाइम को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्लॉट जो होता है वो फॉर्म नहीं हो पाता हमारे बॉडी में। अगर यहाँ पे कट गया तो ये ब्लीड होता रहेगा, क्लॉट रुकेगा नहीं, ठीक है। अगर हम इसकी कॉजेस की बात करते हैं, कॉजेस क्या, कारण किस वजह से होता है, तो मोस्टली जो देखा गया वो सेप्सिस की वजह से होता है। सेप्सिस क्या है, सेप्सिस क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है। कौन सा कॉज होता है, मोस्ट कॉमन कॉज। अब सेप्सिस क्या होता है बताओ, सेप्सिस की वजह से होता है, ये मुझे पता चल गया। अब सेप्सिस होता क्या है, सेप्सिस क्या होता है, देखो, सेप्सिस जब इन्फेक्शन होता है ना, इन्फेक्शन में ही हमें सेप्सिस को देखने को मिलता है। आपको क्वेश्चन देता हूं मैं कि सेप्सिस क्या होता है, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बताओगे, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया सेप्सिस। दूसरा जो होता है वो होता है वाइपर बाइट, वाइपर बाइट। वाइपर बाइट का मतलब क्या हो गया बताओ, वाइपर बाइट का मतलब क्या हो गया, वाइपर बाइट का मतलब ये हो गया भाई साहब, कोई स्नेक बाइट हो गया है ना, स्नेक जब सांप काट लेता है तो उसको वाइपर बाइट ही हम कहते हैं। तो वाइपर बाइट क्या कहता है कि ये रिट्रो प्लासेंटल क्लॉट कर देता है, रिट्रो प्लासेंटल क्लॉट को फॉर्म करता है। फिर उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेस, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेस किस में हमें देखने मिलता है, IUD में मिलता है, इंट्रा फिर ये हो गया है ना ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेस। फिर उसके बाद वाटर हॉर्स फेडरिसन सिंड्रोम, ठीक है, कौन सा, वाटर हॉर्स फेडरिसन सिंड्रोम, ये भी इसका एक कॉजेस हो सकता है। फिर उसके बाद मैगलेंसी, ये भी इसका एक कॉजेस होता है, ठीक है। अब देखो, जो DIC होता है ना, जो DIC होता है, DIC में अगर पेशेंट हमारे पास आ रहा है, ठीक है, तो उसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं या फिर कुछ जैसे क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं जिससे हम एकदम से पकड़ लेते हैं कि भाई साहब DIC, उस पेशेंट को DIC। देखो, या तो फिर उसका ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जा रहा, ब्लीडिंग टाइम बढ़ रहा, या फिर क्लॉटिंग टाइम CT कम हो रहा, CT कम हो सकता है, या फिर ब्लीडिंग टाइम बढ़ रहा, ठीक है, कट गया तो ब्लीड होता रह रहा। फिर उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन, इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन टाइम एज वेल एज इंक्रीज थ्रोम्बोप्लेटिन टाइम, ठीक है। अगर ये पेशेंट के अंदर तीन क्राइटेरिया मिल रहा था, हम उस पेशेंट को क्या कहते हैं, DIC के अंदर। वो DIC मतलब क्या हो गया, फिर से हम पढ़ेंगे डिसएमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन, दैट इज अ DIC, ठीक है, ये हो गया इसके कॉजेस। फिर उसके बाद अब मुझे ये बताओ कि नॉर्मल जो ब्लीडिंग टाइम होती है ना, नॉर्मल जो ब्लीडिंग टाइम होता है वो कितने मिनट से कितने मिनट तक होता है, ठीक है। देखो, अलग अलग बुक में अलग अलग रेफरेंसेस दिए जाते हैं, लेकिन जो कॉमन जो होता है ना वो 2 से 9 मिनट तक होता है, 2 से 9 मिनट तक होता है ब्लीडिंग टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है बताओ, प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है,
प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है ना, वो होता है मेरे भाई 11 से 16 सेकेंड। 11 से 16 सेकेंड होता है। कितना होता है? 11 से 16 सेकेंड का होता है। ये हो गया प्रोटोम्बिन टाइम, हो गया और ब्लीडिंग टाइम हो गया। और फिर आपको ये बताना है कि जो क्लॉटिंग टाइम होता है वो कितना होता है, ठीक है। इसका अब हम इसके बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, इससे इसका हम कॉजेज हो गया, कॉजेज के बाद हम इसका पढ़ेंगे अब इंटरवेंशन। इंटरवेंशन के बाद हम पढ़ेंगे क्या, बताओ बताओ बताओ, इंटरवेंशन के बाद क्या पढ़ेंगे हम? कुछ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो वेल गाइस, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। जो डीआईसी होता है, डीआईसी के कुछ क्लिनिकल फीचर्स भी होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे डीआईसी के कुछ क्लिनिकल फीचर्स। देखो, ब्लीडिंग फ्रॉम आईवी साइट, मैंने क्या बताया था कि डीआईसी जो होता है ना, उसमें क्या होता है, पेशेंट कहीं से भी, जैसे नाक से हो गया, आइस के यहाँ से हो गया ना, ये बॉल पॉइंट हो गया यहाँ से, फिर हमारे नेल्स के जो पैलेट्स होते हैं वहाँ से वो ब्लीड कर सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है, कान से भी निकल सकता, कान से भी, ईयर से भी ब्लीडिंग हो सकता है। तो जब पेशेंट हमारे पास एडमिट है, तो एडमिट होगा तो क्या हमने उसको आईवी सेट लगा रखा, तो क्या होगा, डीआईसी का पेशेंट में क्या होता है, वहाँ से भी ब्लीडिंग होती है, आईवी सेट से भी ब्लीडिंग होती है। फिर एनजी ट्यूब लगा तो वहाँ से भी ब्लीडिंग होगा, ठीक है। हेमेटोयूरिया होगा, मीन्स यूरिन में क्या होता है, ब्लड का लॉस होना, है ना, तो वो हो गया हेमेटोयूरिया। फिर उसके बाद एपिटेक्सिस क्या होता है, एपिटेक्सिस भी होगा, आपको बताना है एपिटेक्सिस क्या होता है। फिर हाइपोटेंशन होगा, हाइपोटेंशन का मतलब क्या हो गया, हाइपोटेंशन का मतलब क्या होगा, बीपी गिरेगा, बीपी डाउनफॉल होगा, बीपी डाउनफॉल होगा। अब जब बीपी डाउनफॉल होगा तो क्या होगा, परफोरेशन भी होगा, डिक्रीज परफोरेशन, परफोरेशन की जो टाइमिंग होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगी। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, ये हो गया। फिर AKI का मतलब क्या होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट सोच लिया 2 मिनट। AKI का मतलब क्या होता है, एक्यूट किडनी, एक्यूट किडनी क्या, एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है। AKI का मतलब हो गया एक्यूट किडनी इंजरी। MOD का मतलब क्या होता है, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन, ठीक है। मोर देन इस मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन में, अगर हम MOD की बात करते हैं, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन में मोर देन 2 ऑर्गन जो होता है ना, 2 से ज़्यादा ऑर्गन डिस्फंक्शन हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसको मेजर करने के लिए हम कौन सा स्केल यूज़ करते हैं, तो हम सोफा भी यूज़ कर सकते हैं। सोफा स्केल होता है जैसे सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन फेलियर असेसमेंट स्कोर, लेकिन इसमें हम कॉमनली सोफा स्कोर नहीं करते हैं, अगर पूछा जाए तभी करेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं करते। मोड ऑफ सॉरी ये मोडी कितना होता है, 2 ऑर्गन डिस्फंक्शन हो जाते हैं, मोड ऑफ डिस्फंक्शन ऑर्गन 2 से ज़्यादा डिस्फंक्शन हो जाते हैं। ये हो गया हमारे क्लिनिकल फीचर। अब हम इसके इंटरवेंशन के बारे में बात करते हैं, क्या क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं, क्या क्या पेशेंट के अंदर इंटरवेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इंटरवेंशन देखो, पेशेंट के अंदर अगर हमें इंटरवेंशन करना है एज ए नर्सिंग, तो हम क्या क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पेशेंट को क्या हो रहा था, इसमें ब्लीडिंग हो रहा था, ब्लीडिंग हो रहा था कि नहीं हो रहा था, अब हम करेंगे इंटरवेंशन। तो हमें क्या मॉनिटर करना होता है भाई, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, मॉनिटर क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट क्या करना रहता है पेशेंट के बारे में, ठीक है। इंटरवेंशन एज ए नर्स हम क्या क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं पेशेंट के अंदर, ठीक है। अगर वो पेशेंट हमारे पास आता है तो उसके अंदर क्या क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं। देखो, हमें डॉक्यूमेंट करना, रिपोर्ट करना किसका, कोगुलेशन का, ठीक है। पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग का मतलब एबनॉर्मल ब्लड लॉस हो रहा है, कट रहा है तो खून निकल रहा है, ठीक है। तो अगर खून निकल रहा, एज ए नर्स हम क्या कर सकते हैं, जो क्लॉटिंग टाइम है उसको हमें मॉनिटर करना, वहाँ पे कोगुलेशन करना, ठीक है। डॉक्यूमेंट करना टाइमिंग ऑफ गिविंग हेपरिन एंड FFP, ठीक है। हेपरिन एंड FFP का हमें टाइमिंग भी मॉनिटर करना। फिर उसके बाद सेप्टिक शॉक अगर हो रहा है तो वैसोप्रेसिन दे सकते हैं। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टू बी मेंटेन, ठीक है। एसेप्टिक टेक्निक से ही हमें सारी चीज़ें करनी है उसको, क्योंकि उसको सेप्सिस हो सकता है, सेप्सिस का मतलब इन्फेक्शन है। और DIC का मतलब, DIC जो होता है वो किसकी वजह से होता है, सबसे मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या हो सकता है उसका, इन्फेक्शन, सेप्सिस, और सेप्सिस क्यों होता है, इन्फेक्शन की वजह से। तो हमें सारी चीज़ें एसेप्टिक टेक्निक से ही मेंटेन करके हमें चलना है, ठीक है। और जो ये तुम्हारा हेपरिन और FFP क्या होता है, ये एक रिच सोर्स ऑफ क्या होता है, ये रिच सोर्स ऑफ क्या होता है बताओ, FFP, 2 मिनट वीडियो को पॉज करो, बताओ। रिच सोर्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। FFP क्या होता है, रिच सोर्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। ये क्लॉट करने में हेल्प करता है, ये तुम्हारा FFP और हेपरिन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ने वाले हैं कुछ और सिंड्रोम्स के बारे में, उसके बाद ये लेक्चर हो जाएगा फिनिश। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज में, हम क्या पढ़ेंगे, सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम, ठीक है। किसके बारे में, सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम के बारे में, ठीक है। यस,
SVS, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम। देखो सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम में हमें मिलता है लंग कैंसर। लंग कैंसर जो होता है, अब लंग कैंसर में भी कौन सा कैंसर, देखो लंग कैंसर आपने पढ़ा होगा लंग कैंसर, तो लंग कैंसर में भी दो टाइप्स का मैंने पढ़ाया था। एक होता है स्मॉल सेल लंग कैंसर, ठीक है, दूसरा कौन सा था, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, ठीक है। इसमें जो हमें मिलता है वो होता है स्मॉल सेल लंग कैंसर, ठीक है। स्मॉल सेल लंग कैंसर हमें किस में मिलता है, हमें तुम्हारे लंग कैंसर में कौन से में, सुपीरियर वेना सिंड्रोम में, ठीक है। फिर उसके बाद SVC कंप्रेशन भी देखने को मिलता है हमें। फिर उसके बाद कंजेस्टेड फेशियल अपीयरेंस भी देखने को मिलता है, कंजेस्टेड फेशियल अपीयरेंस, ठीक है। एलिवेटेड JVP मतलब जुवेनाइन वेनस JVP प्रेशर, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि नॉर्मल JVP प्रेशर कितना होता है, जुगुलार वेनस प्रेशर, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ये भी मिलता है इंटरवेंशनल इज रेडियोथेरेपी, ठीक है, इंटरवेंशन। अब जो हमें सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम जो होता है ना, सुपीरियर वेना कावा तो सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम का जो इंटरवेंशन है, हम इसे कैसे बचा सकते हैं, इंटरवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो उसका जो इंटरवेंशन होता है ना, वो होता है हमारा रेडियोथेरेपी। अब आपको ये बताना है कि रेडियोथेरेपी में किस टाइप का, आइदर वो टेलीथेरेपी है या फिर ब्रेसीथेरेपी है। मैंने ये भी पढ़ा है आपको, स्टार्टिंग में देखना, आपका स्टार्टिंग लेक्चर होगा, फर्स्ट लेक्चर में ये होगा कि रेडियोथेरेपी भी दो टाइप का होता है, आइदर वो टेलीथेरेपी हो सकती है या फिर ब्रेसीथेरेपी हो सकती है। अब मुझे आपको ये बताना है कि वो इसमें टेलीथेरेपी देंगे या फिर हम ब्रेसीथेरेपी देंगे, ठीक है। ये हो गया सिंपल सा। वेल गाइस, अब हम कहाँ आ गए, इस टॉपिक के लास्ट पे आ गए, ठीक है। देखो लास्ट है पर लीस्ट नहीं है, इससे भी हमें पढ़ना, ठीक है। क्या लिखा है, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। देखो अगर कोई भी पेशेंट कैंसर का है, ठीक है, तो कैंसर का पेशेंट है तो उसके अंदर एक समझ लो कॉमन सिम्टम होता है स्पाइनल कॉर्ड में पेन होना, ठीक है, रिब्स में हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पेन होना। अब स्पाइनल कॉर्ड में पेन हो रहा है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में पेन हो रहा, तो कौन कौन से कैंसर में ये कॉमन हो जाता है। देखो अगर कैंसर ब्रेस्ट का कैंसर है तब भी हमें स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन देखने को मिलता है। कैंसर प्रोस्टेट में भी मिलता है, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर है तब हमें स्पाइनल कॉर्ड में देखने को कंप्रेशन मिलता है, जैसे लंबर स्पाइन होता है LS में ज़्यादातर देखने, ठीक है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, अब देखो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स का मतलब ये हो गया कि जो स्पाइन होता है ना, स्पाइन की जो डिस्क होता है, जैसे एक स्पाइन है उसके नीचे डिस्क है फिर स्पाइन है, तो रिब्स जो होते हैं ना स्पाइन, उसके अंदर फ्रैक्चर देखने को मिलता है। फ्रैक्चर में तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स देखने को मिलता है। फिर इसको हम इंटरवेंशन मतलब इसको हम बचा कैसे सकते हैं, इंटरवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो मेनली जो इसमें चलता है वो चलता है स्टेरॉइड, ठीक है। और मैं बताऊंगा मैं स्टेरॉइड में कौन सा चलता है, मिथाइलिन पेडनिसोलोन, ठीक है, मिथाइलिन पेडनिसोलोन, ठीक है, मिथाइलिन पेडनिसोलोन, ये चलता है स्टेरॉइड। अब स्टेरॉइड के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, स्टेरॉइड के साथ क्या कर सकते हैं, कैंसर हो रहा है ना, कैंसर इनको, तो कैंसर में क्या चलता है, कीमोथेरेपी, और क्या चलता है कीमोथेरेपी के साथ, और क्या चलता है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, सोच लिया, हो गया, वीडियो पॉज किया थोड़ा सा। कीमोथेरेपी के साथ कॉमन चीज क्या, रेडियोथेरेपी मेरे भाई, रेडियोथेरेपी, ये दो चीजें कॉमन चलती हैं, ठीक है। अब देखो ये हुआ हमारा चैप्टर फिनिश, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसका ले लिया, ओके ओवर, ठीक है। ये होता हमारा ऑन्कोलॉजिकल कंडीशंस खत्म। अब इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, आइदर नोट चाहिए है ना, नोट चाहिए, या फिर आपको कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, है ना, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा हर एक चीज़ का, हर एक क्वेश्चन को आंसर आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, ठीक है। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा रहेगा न्यूरो सिस्टम, ठीक है। अब देखो जो है ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हमेशा आपको जो है ना किस्मत के भरोसे नहीं बैठना। किसके भरोसे, किस्मत के भरोसे इंसान को नहीं बैठना। किस्मत इज जस्ट लाइक ए लिफ्ट, ठीक है, लक इज जस्ट लाइक ए लक, जिसे कहते हैं ना किस्मत, लक इज जस्ट लाइक ए लिफ्ट की तरह होता है, जैसे जो अपार्टमेंट में जो लिफ्ट होती है ना अप डाउन करने के लिए, उसकी तरह होता है। ये लिफ्ट क्या करता है, मान लो ऊपर ले जा रहा, अचानक से रुक गया, मतलब लक जो होता है एक लिफ्ट की तरह होता है। लिफ्ट मतलब ऊपर गया, नीचे आया, रुक गया मतलब खत्म। और जो हार्डवर्क होता है ना, तुम्हारा जो हार्डवर्क होता है, हार्डवर्क जो होता है वो तुम्हारा होता है, हार्डवर्क जो होता है वो होता है लैडर की तरह। लैडर का मतलब क्या हो गया, सीढ़ियों की तरह, ठीक है, लैडर की तरह होता है। अभी लैडर का मतलब क्या हो गया, चढ़ने में तो दिक्कत होगा, लेकिन जब तुम एक अपना गोल अचीव कर लोगे ना, चढ़ जाओगे सीढ़ी पे चढ़ जाओगे, तब भाई साहब जो वो में फील होगा, आनंद होगा ना,
खुशी होगी, महसूस होगी खुशी अंदर से, वो अलग ही लेवल का होगा। ठीक है, तो हमेशा हमें हार्डवर्क को चूज करना, लक के पीछे नहीं जाना। ठीक है, अगर कोई कहता है कि भाई किस्मत मेरी खराब है, तो तुम्हें क्या कह रहा, अपने मतलब कोई कहता नहीं है कि मेरी किस्मत खराब है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो भाई किस्मत नहीं खराब है तुम्हारी, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। ठीक है, किस्मत को दोषी कौन ठहराता है, किस्मत को दोषी कौन ठहराता है, जो नाकाम व्यक्ति होते हैं ना, जो कुछ नहीं कर सकते, वो कहते हैं भाई मेरे किस्मत में था ही नहीं, इसकी किस्मत में था, इसको मिल गई नौकरी, मैं इतना मेहनत किया, मैं तो उससे ज़्यादा पढ़ता था। ऐसे नहीं होता, वो कहीं ना कहीं पढ़ रहा होगा, तुम्हें दिख नहीं रहा, वो कहीं ना कहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो लेट्स फिनिश। जय हिंद, जय हिंद गाइस, खत्म करते हैं ऑन्कोलॉजी। थैंक यू, जय हिंद, जय, थैंक यू गाइस।